नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ द स्कैरी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की कहानी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जो भी चीज़ है इसके बारे में जो मेरी नॉलेज है वो बहुत कम है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी नॉलेज अवेलेबल होती हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर इफ़रित जीन और मुरीद, शायद मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे जो नंदिनी बैनर्जी है, जिन्होंने मुझे ये कहानी लिख के भेजी है, तो उन्होंने कहा कि उनको बताया गया था कि ये जो जिन है, ये इफ़रित जिन था। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे इफ़रित जिन बताया है, तो मैं भी आप लोगों के सामने ये कहानी इफ़रित जीन बोलकर ही शुरू करूँगी। तो कहानी लगभग पीछे चलते हैं हम लोग 2016 की बात है ये, जब नंदिनी जी जो थी वो एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो पहले उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब वो दार्जिलिंग में रहती थी। इसके बाद यूपीएससी करने के लिए उन्होंने सोचा कि बहुत बेहतर होगा अगर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। तो खैर वो दिल्ली के लिए चली तो गई। इसके बाद उनको दिल्ली में कुछ सेटलमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो उनकी जो बड़ी दीदी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और वो राजस्थान में थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू राजस्थान में आके सेटल्ड आउट हो जाए। यहाँ से भी बहुत सारी बच्चियां यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से भी कर सकती है और यहाँ पे घर का माहौल भी मिलेगा और जीजू भी तेरे साथ काफी फ्री है, तो तू उनके साथ भी घुल मिल जाएगी और मतलब एक फैमिली टाइप ऑफ फीलिंग आती है। वो बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जब आप इतने सालों बाद अपने खुद के फैमिली को छोड़कर ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ पे आपका खुद का कोई ना हो, तो तब ऐसे फैमिली मेंबर्स बहुत मैटर करते हैं। तो खैर नंदिनी जी ने सोचा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो मैं चली जाती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 साल हो गए थे उन्हें ऑलरेडी जयपुर में। तो वो प्रिपरेशन भी कर रही थी और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स भी दे रही थी। कभी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो कभी मेंस क्लियर हो जाता है, कभी तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये सब चलते-चलते उनकी जो आस्था थी ना, नंदिनी जी की जो आस्था है, वो अभी भी शिव जी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वो हर सोमवार को सुबह उठकर घर में जितना भी थोड़ा बहुत काम होता था साफ सफाई का, वो करके वो नहा लेती थी। इसके बाद पूजा करने के लिए वो कुछ 1-2 किलोमीटर दूर होगा, पीपल का एक पेड़ है, वहाँ पे वो चली जाती थी। नहा धो के मतलब पूरी तैयारी के साथ ऐसे बाल-वाल खोल के, क्योंकि जब मैं भी ऐसे शिव जी के वहाँ पे पानी चढ़ाने जाती थी, तो मुझे भी मम्मी बोलती थी ना कि अरे तुझे अपने बाल भी भिगाने होंगे। और नंदिनी जी का जो बाल है उसका जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है। मतलब बोल सकते हैं कि कमर से नीचे तक और बहुत घना बाल है उनका। ये इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने बालों को थोड़ा बहुत ट्रिम करवा लिया था। वो टेंशन के कारण उन्होंने अपने बालों को थोड़ा बहुत ट्रिम करवा लिया, लेकिन ये तब की बात है जब उनके बाल बहुत लंबे थे और बहुत घने थे। तो उन्होंने एज़ यूजुअल, जैसे कि वो हर सोमवार को जाती थी, तो उस सोमवार को भी वो निकली घर से और जाके पीपल के पेड़ के वहाँ पे वो लगभग वो डिस्टेंस जो होता था ना 1-2 किलोमीटर जितना भी हो, मतलब उनके घर से, वो पैदल जाती थी, पैदल आती थी। आने के वक़्त वो शिवजी के वहाँ से थोड़ा बहुत प्रसाद ले आती थी और रास्ते में अगर कोई मिल जाए जान-पहचान वाला, तो वहाँ पे ही वो प्रसाद को यहाँ-वहाँ बाँट देती थी। खैर, उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो घर आई रात को, तब उन्हें पता चला कि जीजू और दीदी दोनों निकल चुके हैं और आज रात को कोई नहीं रहने वाला है घर पे, वो बिल्कुल अकेली है। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो ये तो कोई नई बात है नहीं कि वो घर पे अकेली है। वो ठीक थी, मतलब उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं आज एक काम करती हूँ, रूपा गांगुली को बुला लेती हूँ। रूपा जो उनकी बचपन की सहेली थी, वो बहुत पहले जयपुर में, मतलब वो एरिया में वो शिफ्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए यहाँ पे नंदिनी जी ने सोचा कि रूपा को बुला लेती हूँ, तो आज हम दोनों दोस्त मिलकर खूब गप्पे लड़ाएँगे, पढ़ाई की भी बातें होगी और यहाँ-वहाँ की भी बातें हम लोग कर लेंगे।
आइडिया बुरा नहीं था उनके हिसाब से, लेकिन उस रात को जब रूपा घर में आई, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे नंदिनी जी ने ऐसे लिखा कि ये सब चीजें रूपा ने खुद अपने आंखों से देखा था। जो बिहेवियर नंदिनी जी ने उस रात को किया था, रूपा ने वो खुद अपने आंखों से देखा था। तो ये देखा था कि नंदिनी जी जो थी वो वॉशरूम में जो गई तो गई, वो निकल ही नहीं रही थी। और जब निकली तो मतलब बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, लेकिन थोड़े देर बाद, जैसे कि 5-10 मिनट बाद, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर नंदिनी जी ने कहा कि अच्छा चल तू बैठ, मैं चाय पिलाती हूँ हाँ तुझे। तो चाय बनाने के लिए दोनों दोस्त मतलब किचन के वहां में ही घूम रहे थे, यहाँ वहां की बातें हो रही थी कि तभी एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग, हाँ, खुशबू, बहुत सुंदर, मतलब ऐसी खुशबू जो पहले ये दोनों ही सहेलियों ने कभी भी नहीं मतलब सूंघा हो, लाइक इतनी सुंदर थी, इतनी इतनी स्वीट स्मेलिंग थी ना वो फ्रेग्रेंस, की दोनों सहेलियां एक ही साथ में बोल पड़ी कि वाह क्या खुशबू है, मतलब तूने परफ्यूम लगाया क्या? तो इस पर दोनों ने ही ना कर दी कि नहीं नहीं मैंने कहाँ लगाया, और मैं लगाती तो तेरे को इतना टाइम बाद पता चलता क्या? तो ऐसी बातें हो रही थी बीच बीच में। तो दोनों कुछ देर बाद इसके बारे में बात कर रहे थे कि रूपा जो थी उसको वॉशरूम जाना था वापस, तो वो वॉशरूम के लिए चली गई। अब वो जो परफ्यूम का जो स्मेल था ना, उसका मतलब जो इंटेंसिटी जो था वो बढ़ रहा था। तो इस पर नंदिनी जी ने रूपा से पूछा कि अरे तू क्या वॉशरूम में जाके भी वो परफ्यूम लगा रही है क्या, यहाँ तक स्मेल आ रही है? तो रूपा ने कहा नहीं तो, मैं कहाँ परफ्यूम लगा रही हूँ। तो इस पर कहते नंदिनी जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है होगा, तू निकल आ। वो दोनों दोस्त फिर से बात करने लगे, लेकिन रूपा को ना यहाँ पे आने के बाद से कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जैसे कि ये पहली बात तो ये है कि नंदिनी जी का कुछ अजीब तरह से बातें करना, ये रूपा को महसूस हुआ। आखिर इतनी पुरानी दोस्त है, उनको पता चलता है ना अगर बिहेवियर में चेंज आता है तो। कुछ देर बाद जब वो दोनों दोस्त चाय पी रहे थे, चाय पीने के बाद उन लोगों ने थोड़ा बहुत टीवी देखा, तो उन लोगों की बातें करते 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 एकदम से ऐसे होता है ना कि हॉरर में शिफ्ट हो जाना, तो हॉरर में शिफ्ट हो गए। और एक दोनों तब ये बात कर रहे थे एक दूसरे से कि पता है यार, मैं जब नई नई जयपुर में आई थी तो मैंने ऐसा महसूस किया, वैसा महसूस किया। ये मतलब रूपा बोल रही थी अपनी एक्सपीरियंस, हाँ। तब नंदिनी जी जो है वो बिल्कुल चुप थी और रूपा को बहुत अजीब तरह से घूरे जा रही थी, और घूरते घूरते नंदिनी जी ने ऐसे ही रूपा के आंखों में आंखें डालकर बहुत ही मोटे लहजे में कहा, क्यों झूठ बोल रही है, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर रूपा थोड़ी सी शॉक्ड हो गई, क्योंकि नंदिनी जी को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि रूपा सच बोल रही है या झूठ। लेकिन जब नंदिनी जी ने ये बातें कही ना कि क्यों झूठ बोल रही है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब उनकी जो आवाज थी वो बहुत ही अलग थी। नॉर्मली वो ऐसा बोलती नहीं, लगता है ना कि कोई मर्द बोल रहा है, ऐसे ऐसे टाइप का वॉइस था। रूपा ने कुछ माइंड नहीं किया। थोड़ी देर बाद रूपा बोलने लगी कि अच्छा चल ठीक है मैं चलती हूँ, हाँ मुझे घर जाना है। तो फिर से नंदिनी जी एकदम नॉर्मल हो गई और रूपा को कहा अरे क्यों घर जा रही है तू, अभी तो तुझे ठहरना है ना यहाँ पे। लेकिन रूपा को ठहरना नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था डर नंदिनी जी से कि भाई आज इसको क्या हो गया, बड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही है, ऐसे कुछ मतलब हुआ। तो रूपा जब घर से निकली, एक टाइप मतलब उन्होंने फोर्स किया कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है करके, तो वो फोर्सफुली घर से निकल गई। निकलने के बाद जब वो मेन रोड पर आई, तब करीबन वक्त हो रहा था 9:30 बजे रात के, हाँ रात के 9:30 बजे। जब वो मेन रोड के बस ठीक सामने में आई, तब रूपा ने ये नोटिस किया कि नंदिनी जी जो अभी अभी घर के मेन डोर में खड़ी थी, और एक नंदनी उसके जो वो जो ऊपर वाला कमरा है ना जहाँ पे वो दोनों बैठ के अभी गप्पे लड़ा रहे थे, वहां पे और एक नंदिनी खड़ी हुई है। और वो ऊपर वाली नंदिनी नीचे वाली नंदिनी को ऐसे मतलब दिखा दिखा कर कुछ भी मतलब कुछ इशारा करके हंस रही थी। ये चीज देखने के बाद आप इमेजिन कीजिए खुद कि आपकी या फिर आपके दोस्त जो है
आपको ऐसे डबल डबल रूप में देखते हैं ना कि ऊपर में भी आप हैं, नीचे में भी आप हैं, और ऊपर वाला मतलब ऐसे करके आपको दिखा के मतलब हंस रहा है, कुछ अजीबोगरीब इशारे कर रहा है। रूपा ने वहां से दौड़ लगा के जो मत उसे गाड़ी मिली वो उसी पे चढ़ गई। लेकिन फिर उसे टेंशन भी की हुई कि अरे अरे यार, ये तो मेरी दोस्त है, मैं उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, कि उसने फोन मिलाया। नंदिनी जी का फोन बजे जा रहा था, पर नंदिनी जी ने फोन उठाया नहीं। रूपा ने सोचा कि मैं अपने दोस्त को ऐसे अकेले छोड़ तो नहीं सकती, मुझे जाना होगा वापस उसी के पास। रूपा ने बहुत साहस करके वापस वो उसी घर में गई, लेकिन जाके ये देखा कि नीचे वाली नंदिनी तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाली नंदिनी अभी भी उस खिड़की से रूपा को झांक कर हंस रही थी, और वो बहुत ही अजीब हंसी थी। रूपा को तो बहुत डर लगा, जो कि हर किसी को लगता होगा शायद उस वक्त में। रूपा ने क्या किया कि वो घर के अंदर सीधा घुस गई और वो नंदिनी नंदिनी कहकर पुकारने लगी। तो इस बार वो जो स्मेल था ना, पहले जो मतलब उन दोनों सहेलियों को पहले मतलब ऐसे महसूस हुआ था, बहुत सुंदर है स्मेल, वो वाला स्मेल फिर से रूपा के इधर उधर घूमने लगा। और अभी रूपा को ये पूरा महसूस हो रहा था कि ये कोई इंसान है जो इधर उधर घूम रहा है उनके, मतलब फील हो रहा था ऐसा। अगर आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपके सामने में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आता है, और वो इंसान आपके आगे पीछे इधर उधर घूमता है, तो आपको पता चलेगा ना कि परफ्यूम का स्मेल इधर ज्यादा है उधर कम है, ऐसा होता है ना। तो वैसा हो रहा था। और रूपा मतलब एकदम चुपचाप। तब उसने सोचा कि नहीं, यहाँ पे अभी रहना बहुत ही गलत होगा, मैं निकल जाती हूँ घर से, और मैं जाके जीजू और दीदी को मतलब बताती हूँ ये वाली बात फोन करके। तो जब वो पलट कर दौड़ने ही वाली थी कि दरवाजा एकदम से बंद हो गया और वो नीचे गिर गई। और इससे भी बुरा ये हुआ कि ऊपर वाली जो नंदिनी थी वो हंस हंस कर नीचे आ रही थी, और जो नंदिनी अभी अभी उनको टाटा बाय बाय कर रही थी ना, वो बाहर में आके वो नंदिनी एकदम क्रॉल करके रूपा के सामने आई, क्रॉल करके मतलब अपने हाथों और पैरों के बल वो मतलब चलकर वो रूपा के सामने आई। और ये देखने के बाद रूपा मतलब फिनिश, वो बेहोश हो गई। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था ये रूपा ने खुद नंदिनी के ये वाले किस्से में लिख के भेजा कि उन्होंने उस रात को ये एक्सपीरियंस किया था। और जब ये सब हो रहा था तब नंदिनी को ये सब चीजें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पे ना वो ऊपर वाली नंदिनी थी और ना वो क्रॉल करके जो जा रही थी वो नंदिनी थी। लास्ट में ये पता चला कि नंदिनी जी जो थी उनको किसी ने बाथरूम में ही लॉक कर दिया था, और वो रूपा ने जो वो ऊपर नीचे नंदिनी को देखा था ना, ऊपर में नीचे में नंदिनी, वो दोनों एक्चुअली नंदिनी थी ही नहीं। वो रात बीत गई, रूपा वहां पे बेहोश पड़ी रही। जब सुबह उठी तो जीजू और दीदी बस आकर पहुंचे ही थे तो देखा कि रूपा नीचे गिरी हुई है। तो पूछा कि क्या हुआ, और नंदिनी तब तक दरवाजा पीट रही थी बाथरूम से कि खोलो 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 करके। तो इस पर दीदी और जीजू गए और जाकर दरवाजा खोला तो नंदिनी ने बोला, अरे ये रूपा ने मुझे बंद कर दिया था दरवाजे इस बाथरूम में, बड़ी अजीब लड़की है, और इसके बाद मुझे बाहर से बोलती है कि नहीं खोलूंगी नहीं खोलूंगी। हालांकि रूपा ने ऐसा कुछ किया नहीं था, ये कोई दूसरा इंसान था या फिर दूसरा कुछ था जिसने ये सब खेल किया। खैर, दीदी और जीजू को ये बहुत अजीब लगा कि यार ये कैसे कैसे दोस्त है ये नंदिनी के हमारे, यार ये मतलब दोस्त को बाथरूम में लॉक कर देते हैं और ऊपर से अभी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। यहाँ पे रूपा जो है उनको बहुत हाई फीवर आ गया, मतलब एकदम हाई फीवर। तो उनको वहां से मतलब अपने घर भेज दिया, नंदिनी लेके गई, और वो नंदिनी से एकदम डर डर के रह रही थी कि मतलब नजरें नहीं मिलानी है, बातें नहीं करनी है, ऐसे करके। जब वो दोनों वापस से मिले उस शाम को तो रूपा ने एकदम साफ साफ कह दिया कि देख भाई, आज से मुझे तेरे घर में नहीं आना है, तू तेरे घर में बहुत अजीब बिहेव कर रही थी कल रात को,
और मतलब मैं अभी नहीं आ सकती तेरे घर में, हाँ तू तू मतलब ऐसे ऐसे रह जा। तो ये इस बात के लिए नंदिनी जी ने एक्चुअली रूपा से कहा था कि एक काम कर ना, तू आज रात के लिए भी हमारे यहाँ पे रुक जा, मैं तेरी देखभाल करूंगी एंड ऑल दैट। तो रूपा ने तो साफ साफ मना कर दिया, उसे पागल है क्या वो दोबारा से जाएगी वैसे करने के लिए। तो जब रूपा ने मना किया, तब नंदिनी जी ने एक बात रूपा से कही कि यार एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, ये जो परफ्यूम का जो स्मेल है ये मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों। ऐसे लगता है कि मतलब कोई है जो मेरे इधर उधर है और नजर नहीं आता है। तब रूपा ने कहा देख, तू तो ये सब चीजें मानती नहीं है, ठहरी साइंस की स्टूडेंट, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक मौलाना साहब रहते हैं, तो एक बार मिल ले उनसे। इस पर नंदिनी हंसने लगी और बोलने लगी, तू अभी भी ये सब चीजों को मानती है? ये हो सकता है शायद, मतलब ऐसे ही। तो ये मौलाना क्या करेगा? हाँ मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मौलाना के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं ये सब नहीं मानती। इस पर रूपा ने कहा कि अरे अरे, तू मौलाना साहब के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, वो बहुत ही पहुंचे हुए मतलब इंसान है, उन्होंने कितने लोगों की मदद की है, क्या तुझे पता है? नंदिनी ने ये जो बातें थी ना, उन्होंने इसको हंसकर टाल दिया। वो घर पे आई उस रात। आज जीजी और जीजा जी को मतलब थोड़ा देर हो रहा था आने में, तो उन्होंने सोचा कि मैं खाना पका लेती हूँ। तो उन्होंने चिकन लिया और वो पकाना मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जब चिकन पका रही थी ना वो, तो उनको फिर से वही वाला स्मेल मतलब आना शुरू हो गया, वो फ्रेगनेंस वाला स्मेल। अब अजीब बात ये थी कि उन्हें दूसरा कुछ स्मेल आता ही नहीं, सिर्फ वो खुशबू, वो जो परफ्यूम जो है उसी का स्मेल आ रहा था। वो चिकन से भी परफ्यूम का स्मेल आ रहा था, मतलब वो अभी परेशान हो गई। हाँ, और उन्होंने वापस से रूपा को फोन लगाया कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ बोल। तो रूपा ने फिर से वही बातें दोहराई, तू एक बार मौलाना साहब से मिल ले, कहते कहते फोन डिस्कनेक्टेड। उसने वापस से बहुत फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन लाइन जा नहीं रही थी। नंदिनी जी ने सोचा कि यार चलो कुछ बात होगी शायद, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ठीक है मिल ही लेते हैं, जब इतना बार बोल रही है मैं कल जाके मिल लूंगी कह के। थोड़ी ही देर बाद जीजा जी और जीजी जो थे वो दोनों आ गए घर पे। फिर खाना वाना उन लोगों ने खाया और नंदिनी जी सोने को चली गई। उस रात उनको बहुत अजीब-ओ-गरीब सपने आ रहे थे, मतलब एक बड़ा सा जंगल, इसके बाद वो जंगल में अकेली, एकदम से उन्होंने फिर से देखा और कुछ, मतलब एक मिक्स टाइप ऑफ मतलब सपना था ये, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो सपने में ना एक ऐसे स्ट्रक्चर को, मतलब एक ऐसे चीज को देखती है जिसका कोई फॉर्म, जिसका कोई शेप नहीं था, लेकिन ऐसे देखने में नजर आता है कि मतलब कुछ है, लेकिन ऐसे डेफिनेट कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे हम लोग बता सकते हैं ना ये शेपलेस है, फॉर्मलेस है, वैसा कुछ उन्होंने देखा। और उस चीज को उन्होंने बार बार देखा, अपने घर में भी देखा सपने में, अपने घर में भी देखा, उस जंगल में भी देखा, हर जगह पे देखा। और वो खुशबू उन्हें अपने सपने में भी आ रही थी। बहुत अजीब बात है, मुझे ये पढ़कर बहुत अजीब लगा कि सपने में आखिर खुशबू कैसे महसूस हो सकती है। खैर, अगले दिन जब नंदिनी जी उठी, उन्हें बहुत हाई फीवर था। उन्होंने मेडिसिन ली और इसके बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, ये सब चीज़ों से नहीं होगा, मैं एक बार जाकर मौलाना से मिल आती। जब नंदिनी जी मौलाना के घर के चौखट के सामने में थी एकदम से, तो मौलाना जी के घर के अंदर से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और वो थी, रुकिए जो भी है वहाँ पे, अंदर आने की कोशिश मत कीजिएगा। तो साधारण सी बात है, ये जो शब्द थे मौलाना जी के, ये नंदिनी जी के लिए ही थे। नंदिनी जी वहाँ पे रुक गई और नंदिनी जी के साथ थी उनकी सहेली रूपा जी। तो दोनों वहाँ पे ठहर गए और जो मौलाना जी थे वो निकले अपने घर से और निकल के कहा कि देखिए, आप अभी अंदर आ नहीं सकते, अंदर कुछ काम चल रहा है, थोड़ी देर के लिए आप बाहर बैठिए। मौलाना जी ने ऐसे कहा तो वो दोनों मतलब बाहर इधर-उधर टहल रहे थे। टहलते-टहलते
नंदिनी जी ने एक चीज नोटिस की कि पिछले रात को जो तब सपने में उन्होंने वो जंगल देखा था ना, वो जंगल बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे वहां पे, वो जंगल का जो दृश्य था वो इस दृश्य से मतलब ये यहाँ पे जितनी भी जो आसपास की जो चीजें है ना इससे बहुत मिलती जुलती है। नंदिनी जी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए और सोचने लगी कि मैंने जंगल में देखा था कि एक पीपल का पेड़ होता है ना बहुत बड़ा, वैसा था और उसके पीछे में और एक पेड़ था। वो पीपल के पेड़ के पीछे वाला पेड़ ना मरा हुआ था मतलब, लेकिन पीपल का पेड़ बहुत बड़ा था, बहुत 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 मोटा, बहुत बड़ा। तो उन्होंने वो पेड़ को ढूंढना शुरू कर दिया कि तभी मौलाना जी ने आवाज दी कि हाँ आ जाइए, आप दोनों अंदर आ जाइए। तो नंदिनी जी और रूपा जी दोनों अंदर चली गई और बैठने के साथ ही साथ नंदिनी जी ने कहा कि देखिए मौलाना साहब, वैसे तो मुझे कुछ खास पता नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ये यहाँ पे मेरे आने का मूल ये उद्देश्य यही है कि मेरी ये जो सहेली है ये मुझे काफी दिनों से कह रही है कि मैं बहुत अजीब बिहेव कर रही हूँ। मेरे जो आचार आचरण हैं वो बहुत अलग हो गए हैं और इसी ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं आपके पास आऊँ ताकि आप मतलब मुझे देख के बताएं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। हालांकि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मौलाना साहब ने कुछ यहाँ वहाँ के मंत्र पढ़े, शायद उन्होंने कुछ किया होगा जो कि नंदिनी जी को भी पता नहीं चला। और एक काला धागा उन्होंने अपने हाथ में लिया और नंदिनी जी के मतलब सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो एक दो बार शायद घुमाए। कितना बार घुमाया ये नंदिनी जी को पता नहीं। कि तभी मौलाना साहब एकदम से बोल पड़े कि देखिए, आप जो आए हैं यहाँ पे, वैसे तो मैं आपको बताने में अभी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बातें जो है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगी तो आपको बाद में तकलीफ हो सकती है। इस पर नंदिनी जी बोल पड़ी कि हाँ, हाँ, आप घुमा के क्यों बात कर रहे हैं मौलाना साहब? आप बताइए ना कि क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? इस पर मौलाना जी ने कहा कि क्या आपको बहुत दमदार खुशबू आपके इर्द-गिर्द महसूस होती है? तो इस पर नंदिनी जी एकदम से शॉक्ड हो गई और वो रूपा जी की ओर देखने लगी, मतलब ऐसे नज़रों से कि तूने बताया ना? लेकिन हालाँकि रूपा जी भी पहली बार आई थी और वो भी नंदिनी जी के साथ। तो रूपा जी ने ऐसे सर से मतलब यहाँ-वहाँ किया कि नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। तो इस पर मौलाना साहब ने कहा कि देखिए, आपके साथ जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली एक रूह तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मैं आपको सच बता देता हूँ, वो है इफ़रित जिन। नंदिनी जी को ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इफ़रित जिन अभी क्या होता है? ये जो हम लोगों ने बचपन में देखा था, अलिफ लैला देखा था, इसके बाद अलादीन, वो वैसे टाइप का जिन होता है क्या? मतलब जो आपकी विशेस पूरी करती है। तो मौलाना जी ने कहा कि वैसे तो नहीं है, लेकिन ये जो जिन आपके साथ लगा है ये बहुत शक्तिशाली है और ये अभी आपके साथ रह रहा है क्योंकि आपका जो शरीर है वो बहुत पाक है, बहुत साफ है और उसे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी, वो भी बहुत सालों से, करीबन 3 सालों से वो आपका पीछा कर रहा है और अंततः अभी आप उसके चुंगल में फंस चुकी है और वो इफरित जिन आप ही के घर में इधर उधर घूमते रहता है। नंदिनी जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप मौलाना साहब, मतलब डरा क्यों रहे आप हमें? इस पे मौलाना जी ने कहा कि देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत दमदार खुशबू महसूस होती हो, अगर हर जगह बस खुशबू ही खुशबू आती हो और दूसरा कुछ भी समझ-बूझ आपको नहीं आती है, कुछ भी आप सूंघती हो तो वही वाली खुशबू आती है, तो आप समझ जाइए कि वो जिन जो है, वो आपको अभी मतलब एक तरह से हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब तुम मेरे साथ आओ तो मतलब मैं तुम्हें यहाँ-वहाँ ये दे दूँगा, वो दे दूँगा। ऐसा होता है ना, तो वो जिन जो है अभी मतलब नंदिनी जी को कुछ हार्म नहीं पहुँचाना चाहता है, मतलब बुरा नहीं करना चाहता है, लेकिन नंदिनी जी के साथ रहना चाहता है, वो भी हमेशा के लिए। रूपा जी को सुन के ये थोड़ा डर लगा। इसके बाद रूपा जी ने उनके साथ जो वो रात
जो भी घटना हुई थी वो सब चीजें मौलाना जी को बता दी। तो इस पर नंदिनी जी भी हैरान हो गई कि अरे ये कब हुआ, ये तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तो इस पर रूपा जी ने कहा कि अरे मैं तुझे क्या बताती, इसलिए मैं तो तुझसे अगले दिन मिलने में इतनी हिचकिचा रही थी कि पता नहीं तू फिर से क्या मतलब कैसे करके रिएक्ट करे। तो मौलाना साहब ने कहा कि देखिए ये जो चीज़ है आपके साथ इसको मैं ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए आपको किसी बहुत ही पहुँचे हुए मौलाना के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप दोनों की सेफ्टी के लिए मैं आप दोनों को एक ताबीज़ बनाकर दे सकता हूँ, अगर बोलिए तो ठीक है। नंदिनी जी ने बहुत मन मारते हुए कहा कि हाँ ठीक है, मतलब दीजिए ऐसा करके कुछ। उनको अभी तक ये सब के बारे में मतलब भरोसा नहीं हो रहा था। तो जब ताबीज़ मौलाना जी बना रहे थे, तो मौलाना जी ने नंदिनी जी से कहा कि बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो नंदिनी जी ने कहा हाँ पूछिए। तो मौलाना जी ने एकदम से नंदिनी जी से कहा कि आप हर सोमवार को नहा धोकर जो पानी चढ़ाने जाती है ना शिव जी को, उसके पीछे में जो एक बहुत बड़ा सा मड़ा हुआ जो पैर है ना, आपने शायद कभी देखा नहीं होगा उसे, लेकिन वो जिन वहीं पे रहता था, हर सोमवार आपके लिए इंतजार करते हुए। और आप जो बाल खोल कर ऐसे जाती थी, तो उसको आपके इन लंबे काले बालों पर दिल आ गया। नंदिनी जी ये सुनकर हंसने लगी, जोर जोर से वो भी। और वो बोलने लगी मौलाना जी से कि अरे मौलाना साहब आप भी क्या कैसी बातें किया करते हैं, ये जो रूपा है आपको शायद उसने सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया होगा, और आप ये सब बातों को घुमा फिरा कर अभी मुझे डराने की कोशिश कर रही है। देखिए आप ताबीज दे दीजिए ठीक है, लेकिन मैं ये सब चीजों में भरोसा नहीं रखती। मैं तो बस अपने महादेव को मानती हूँ बस। इस पर मौलाना जी ने कहा कि देखिए, महादेव को आप मानती है लेकिन महादेव के साथ भी तो भूतगण रहते हैं। इसका मतलब तो आपको ये तो समझ में आता होगा कि भूत पिशाच आदि होते हैं। तो इस पर नंदिनी जी ने कहा कि हाँ होते हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों आएंगे, मैं थोड़ी ना इतनी सुंदर हूँ देखने में कि ये जो जिन है ये मेरे प्यार में गिर जाएगा और ऐसा कुछ। तो इसमें मौलाना साहब ने कहा कि आप ध्यान से रहिए, और अगर आप चाहती है कि आप और बड़े मौलाना को दिखाना चाहती है तो मैं आपको एक एड्रेस दे देता हूँ, आप उस पते पर जाकर उनसे मिल सकती है। रूपा जी ने कहा कि हाँ हाँ दे दीजिए, मैं ही इसे लेके जाऊंगी, ये नहीं जाएगी तो क्या हुआ, मैं लेके जाऊंगी, आप दीजिए। तो जोर जबरदस्ती कर कर रूपा जी ने नंदिनी जी को जो बड़े मौलाना साहब है उनके पास लेकर गए। तो बड़े मौलाना साहब ने एकदम से देखने के बाद कहा ये जो ताबीज अभी तुम्हें बना के दी गई है, ये ताबीज को पहली बात कभी उतारना मत, और दूसरी बात ये है कि अपने बालों को खोलकर यहाँ वहाँ आप घुमा मत कीजिए। तो इस पर जो नंदिनी जी है उन्होंने कहा कि देखिए मौलाना साहब, मैं मेरे जो बाल है ना वो मतलब बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं, तो अगर मैं हमेशा जूड़ा बनाकर रखूंगी इसका तो क्या होता है ना कि बहुत खुजली वगैरह होती है। तो आप ऐसे मत कीजिए कि मतलब खोल के नहीं रख सकते बोल के। तो इस पर मौलाना साहब ने कहा कि देखिए नंदिनी जी, सिर्फ ये जो भी अभी हम लोग करने वाले हैं इसके 3 दिन तक आपको आपके बाल बांध कर रखने हैं, खोल कर नहीं। और ध्यान दीजिएगा आप कंघी नहीं कर सकती अपने बालों को, क्योंकि कंघी करने के लिए भी हमें अपने बाल खोलने पड़ते हैं ना। नंदिनी जी ने कहा कि अरे यार अजीब मुश्किल है, मन ही मन में ये सब कहा, क्योंकि उन्हें मन नहीं था कि मौलाना साहब के सामने ये सब कहना बुरा लगता है। तो खैर नंदिनी जी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है होगा। तो उसी रात को मौलाना साहब को कुछ मतलब कार्य करना था ये सब चीजों को लेकर, और मौलाना साहब ने कहा कि वो जिन आज रात आपके पास जाकर आपको सताने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है और अपने बालों को बिल्कुल भी खोलना नहीं है। ये सुनने के बाद रूपा जी ने उनके बाल को एकदम कसकर बांध दिया और जूड़ा बनाकर ये मतलब आप बोल सकते हैं कि 10-12 क्लिप लगाकर ना एकदम टाइट करके एक बन बनाया वहां पे लगा दिया, मतलब कि खुलना नहीं है 3 दिन तक बालों को। तो नंदिनी जी ये सब देखकर बहुत हंसने लगी, अरे यार क्या बचपना है, मतलब अभी भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब
वो दोनों बड़े मौलाना साहब के घर से निकल रहे थे ना, तो बड़े मौलाना साहब ने उन्हें कहा कि आप ये शॉर्टकट से मत जाइएगा, वो लॉन्ग कट से जाइएगा। नंदिनी जी ने कहा हाँ ठीक है। फिर नंदिनी जी ने गाड़ी में बैठने के साथ ही साथ रूपा जी जो थी उनके साथ उनसे कहने लगी कि यार देख मैं तुझे अभी जो पीपल के पैर में जहाँ पे मैं पानी डालती हूँ ना वो वाला रास्ता से अभी हम लोग जा रहे हैं ना, तू देखना कि पीपल का वो पैर कितना सुंदर है देखने में, मतलब वो बहुत फैसिनेशन थी, मतलब बहुत फैसिनेशन रखती उस पीपल के पैर के लिए। जब वो पीपल का पैर मतलब वो एरिया जब आया तो नंदिनी जी ने एकदम ऊँगली करके मतलब दिखाया, देख देख वही वही वाला पैर है, वही वाला पैर है। तो रूपा जी जो थी उनको वो पीपल का पैर कम नज़र आ रहा था, पर वो पीछे में जो पीपल का पैर का जो था, पीछे का जो पैर था जो मड़ा हुआ था, उस पैर को रूपा जी बहुत ध्यान से देख रही थी और एकदम से नंदिनी जी को बोल पड़ी कि जो पहले मौलाना जी के पास हम लोग गए थे, वो पहले मौलाना जी ने इसी पैर के बारे में बोला था ना, ये मड़ा हुआ पैर है। तो नंदिनी जी ने एकदम से देख के बोला, अरे हाँ, मैं तो 3 साल से आ रही हूँ यहाँ पे, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया कभी इस पैर के ऊपर, ये कब से है यहाँ पे। तो नंदिनी जी ने कहा कि यार तू मतलब अभी ये सब चीजों के बारे में मत सोच, तू ज्यादा सोचेगी तो तेरी तबीयत खराब। तो रूपा जी ने क्या किया, वो एकदम से मतलब गाड़ी जल्दी जल्दी चला रही थी और वहां से उन्हें निकलना था। उन्हें तो ज्यादा डर लगता है ना, नंदिनी जी को तो यहाँ पे इतना डर नहीं लग रहा था अभी तक। जब दोनों सहेलियां घर पे आई तो देखा कि आज भी दीदी और जीजा जी बाहर निकले हुए थे और रात को आने में बहुत देर भी हो सकती है या फिर वो दोनों नहीं भी आएंगे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, साल था 2016। ठीक है, ये सब जो घटना जो हो रही थी ना, ये 2016 की बात है। और अभी तक भी वो लोग स्टूडेंट्स ही थे, मतलब जॉब वॉब नहीं लगी थी नंदिनी जी की या फिर रूपा जी की। और मैच्योरिटी लेवल भी उन लोगों का कुछ खास ज्यादा नहीं था, लेकिन तभी कहते हैं ना कि लड़कियां कुछ ज्यादा मैच्योर हो जाती है। और रूपा जो थी ना, वो मतलब थोड़ी सी डिसीजन लेने में माहिर थी, मतलब थोड़ी अथॉरिटेटिव भी थी लेकिन डरती भी बहुत थी। हाँ, अच्छा। तो अभी रूपा जी और नंदिनी जी दोनों घर पे आई क्योंकि रूपा जी को मेक श्योर करना था कि नंदिनी जी के जो बाल है वो खुलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हुआ कुछ ऐसा ही, रात में जब वो दोनों सो रहे थे एक ही कमरे में, तो नंदिनी जी को वापस से वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस हो रहा था और ऐसे मानो कि नंदिनी जी का जो पैर है वो पकड़कर कोई खींच रहा था। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे और एक चीज बताना चाहती हूँ कि नंदिनी जी जब भी सोया करती थी ना, वो हमेशा मच्छरदानी लगाती थी। ये उनका मतलब बहुत ही अच्छा हैबिट है, मैं बताऊंगी, क्योंकि दार्जिलिंग में जब वो बचपन से रहती थी, उनके जो पिताजी थे ना वो अक्सर कहते थे कि मच्छर से या फिर जो छोटे छोटे बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे रात में प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप मच्छरदानी लगा के सोते हैं ना तो रात में प्रोटेक्शन मिलता है। और उनकी जो नानी माँ थी, ये मतलब ये उनका मानना था कि घर के अंदर घर मतलब ये जो स्पिरिट्स होते हैं ना, इनसे भी मच्छरदानी से मतलब प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसे उनकी नानी माँ मतलब अक्सर नंदिनी जी को बताया करती थी। तो वो मतलब अपने पापा के ये जो लॉजिक भरे बातें थे कि मच्छर काटेंगे नहीं, कोई कीड़े मकोड़े काटेंगे नहीं, ये सब के लिए वो क्या करती थी कि मच्छरदानी लगा के सोती थी। तो वंस अ हैबिट इज ऑलवेज अ हैबिट, राइट, वो ऐसा मानते थे। तो वो मच्छरदानी लगा के सोई उस रात को। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि मच्छरदानी के बाहर से कोई उनका पैर जो है वो खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसे पैरों में सुरसुरी दे रहा है, ऐसे कुछ मतलब उन्हें महसूस हो रहा था। तो वो तब नींद में थी भी नहीं भी थी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे से अपने आँखों को खोला, एकदम मतलब हल्के से खोल के, मतलब उन्होंने देखा एकदम सीधे-सीधे कि सामने में एक, मैं क्या कहूँ अभी आपको, डिफ़ॉर्म्ड भी नहीं, शेपलेस, फॉर्मलेस एक चीज़ बैठा हुआ है। लेकिन उनको इतना समझ में आ रहा है कि वो जो भी है उसका 2 सींग है, एक ही तरफ 2 सींग हैं और सामने में एक और सींग है। मतलब हमारे जो साइड में कान, जहाँ पे हमारे कान होते हैं ना, तो हमारे तो 2 कान होते हैं, तो वो कान के एरिया से 2 सींग निकल रहा है और जो सामने में जो पोर्शन है ना, फोरहेड,
वो फोरहेड के वहां से और एक सींग निकला हुआ है। नंदिनी जी को ये देख के तो बहुत डर लगा। इसके बाद उन्हें वो जो मौलाना साहब की जितनी भी बातें थी ना, सब याद आ रही थी कि आज रात को तुम्हारे साथ बहुत ही अलग अलग चीजें हो सकती है, तुम्हें डराया जा सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है, तुम्हें डरना नहीं है बिल्कुल भी। नंदिनी जी ने बस इतना किया कि उन्होंने अपना पैर थोड़ा सा खींचकर अंदर कर लिया और चद्दर उन्होंने ओढ़ कर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगे। हालांकि नींद नहीं आ रही थी, इतनी भयानक दृश्य देखने के बाद किसको नींद आएगी, राइट? तो अभी उनको फिर से वो खुशबू अपने बिस्तर के चारों ओर, मतलब उन्होंने स्मेल लेना शुरू कर दिया, मतलब वो खुशबू अभी आ रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, अभी पहले तो वो रूपा के साइड, मतलब वो साइड करके चेहरे देखो सो रही थी ना, अभी उन्होंने करवट बदलकर उस साइड में उन्होंने सोने की कोशिश की। तो फिर से उन्होंने क्या किया, हल्के आंखों से उस चीज को अभी लोकेट करने की कोशिश की कि आखिर वो जो चीज है वो कहाँ है। तो जब उन्होंने हल्के आंख मतलब खोली तो देखा कि वो जो चीज है उनके बिल्कुल आंखों के सामने, मच्छरदानी के बाहर बैठा हुआ। दोस्तों ये अगर मेरे साथ होता तो मैं वहां पे चीख के मतलब एक बहुत बड़ा कुछ कर देती, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब चीजों से। लेकिन नंदिनी जी को मानना पड़ेगा कि उनकी जो ये जो अप्रोच थी ये पूरे मतलब सिचुएशन में वाकई काबिले तारीफ थी। मतलब ऐसे कोई नहीं कर सकता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे बाकियों का पता नहीं, क्योंकि भाई ऐसे कोई चीज आपके आंखों के सामने आके ऐसे बैठा हुआ है, कोई आपको पैर में से सुरसुरी कर रहा है, ऊपर से वो खुशबू, और पता भी है आपको कि वो अब इंसान नहीं है, वो कुछ अलग है, फिर भी आप इतने कामली रिएक्ट कर रहे हो, तो दाद देना चाहूंगी नंदिनी जी तब हिम्मत की। खैर नंदिनी जी ने अभी फिर से ये डिसाइड किया कि कुछ रिएक्शन नहीं देना है, एकदम काम रहना है। और उन्होंने क्या किया, वो जो शिव जी का जितना भी मंत्र था उन्होंने चांट करना शुरू कर दिया मन ही मन में। वो चांट करने लगी। और इस साइड में जो रूपा थी ना, उसे मानो कुछ हो ही नहीं रहा था, वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में थी, अगर उसे अभी कोई धक्का मार के जगा भी दे तभी कुछ नहीं होगा, ऐसे करके वो टाइम बीत रहा था। अभी घड़ी में जब नंदिनी जी ने ऐसे मोबाइल क्लिक कर कर देखा, वक्त हो चुका था आपका करीबन 3:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, एकदम पीक टाइम होता है ना, 3 साढ़े 3 बजे। ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले वाले जो वक्त होते हैं ना, ये से 3 से लेके 3:30 बजे तक, मतलब करीबन 12 बजे से लेके आपके 3:30 बजे तक बहुत पीक टाइम होता है। ये सब सुपरनेचुरल एक्टिविटीज का पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और ये तो ऊपर से इफरित जिन था। तो उन्होंने क्या किया, अभी मतलब सोचा कि आधा घंटा है, बस ऐसे ही पड़े रहना है। तो ये उन्होंने डिसाइड करने के साथ ही साथ मानो उनका बिस्तर जो है, मतलब पूरा एंटायर जो बिस्तर है वो किसी ने ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। ठीक है, लिटरली ऊपर नीचे हो रहा था बिस्तर पूरा सब। ये होने के साथ ही साथ रूपा जो बाजू में इतनी देर तक मतलब सो रही थी ऐसे, वो चिल्लाने लगी, और फैन जो ऊपर में चल रहा था वो मानो एकदम नाक के सामने में, और किसी ने बिस्तर को ऐसे उठा दिया था और किसी ने छोड़ दिया, वो मानो ऐसे हो रहा था। मतलब इंटेंशन यही था कि वो मच्छरदानी जैसे तैसे कर कर हट जाए। ये बाद में पता चला मौलाना साहब के द्वारा। खैर नंदिनी जी जोर जोर से पढ़ने लगी, जितने भी मंत्र उन्हें आते थे ना, जितने भी भगवान के, सब जोर जोर से पढ़ने लगी। लेकिन उनके मन में बहुत साहस आ रहा था, तब भी वो बहुत साहसी थी। मतलब उन्होंने रूपा जी को बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन रूपा जी इतनी डरी हुई थी, और हालांकि मैं भी होती तो मैं भी डरी हुई रहती। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो रूपा जी जोर जोर से चिल्ला रही थी, और नंदिनी जी जो थी वो बहुत ही मतलब अभी भी बहुत ठंडे दिमाग से वो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगी कि करीबन 5-7 मिनट बाद ये सब कुछ बंद हो गया। और तब रूपा जी ने कहा कि नहीं यार, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे अभी ही घर जाना है। सोचिए, जो इंसान इतनी कॉशियस थी, रूपा जी जो इतनी कॉशियस थी, उन्हें अभी घर जाना है, वो भी रात के 3:30 बजे। अभी तो 3:30 का कितना होगा ना, 3:35 3:40 होगा शायद। अभी उन्हें घर जाना है, कैसे जाएगी वो? तो इस पर जो हमारी जो नंदिनी जी, उन्होंने कहा कि अरे तू अभी कैसे जाएगी, अभी तो तू इस बिस्तर से नहीं निकल सकती, तू मच्छरदानी के अंदर रह, निकलने की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं होगा। लेकिन रूपा जी जो थी वो मान ही नहीं रही थी और एकदम से घूर के जब नंदिनी जी ने उन्हें रोका ना हाथ से, तो एकदम से घूम के उन्होंने नंदिनी जी से कहा, ज्यादा बात मत कर, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। और अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो इतने समय से जो मैं तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं तुझे मारने में भी छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही नंदिनी जी ने मानो रूपा जी का हाथ छोड़ दिया और रूपा जी बिस्तर का जो वो मच्छरदानी है उसको उठाई और वो निकल गई। नंदिनी जी अभी भी वो मच्छरदानी के अंदर ही थी, बिस्तर में बैठी हुई। साफ साफ नजर आ रहा था कि रूपा जी उस रूम से निकली, निकल के सीढ़ियों से नीचे उतरी और नीचे उतर कर रूपा जी नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगी। मतलब इतने जोर से चिल्लाने लगी कि उनका गला ही खराब हो जाए। होता है ना कि कोई कोई इंसान जब बहुत जोर जोर से चिल्लाता है तो उसका वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है। तो नंदिनी जी को ये समझ में आ रहा था कि अभी अगर वो बाहर निकलेगी तो कुछ परेशानी हो सकती है। ये सब जो भी हो रहा था ना, अभी भी ये सब चीजें जो भी हो रही थी, कुछ समय बाद मौलाना जी का फोन आया नंदिनी जी को। नंदिनी जी ने एकदम से राहत की सांस ली और कहा, मौलाना जी मेरे साथ ये सब हो रहा है। कहते ही बड़े मौलाना साहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है ये सब हो रहा है, लेकिन तुम जहाँ पे भी हो उस जगह से तुम्हें हिलना नहीं है, तुम वहीं पे बैठी रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो नंदिनी जी ने कहा कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो रहा है। तो इस पर मौलाना जी ने कहा कि तुम्हारे सहेली को भी कुछ नहीं होगा, वो जिन जो है वो तुम्हें लेना चाहता है, तुम्हारी सहेली को नहीं। लेकिन बस आज ये रात जैसे तैसे कर कर पार हो जाए। ये कहने के साथ ही साथ नीचे से रूपा मानो एकदम बिजली के तेजी से वो ऊपर चढ़ के आ गई और नंदिनी जी के सामने में बहुत अजीब तरह से बैठकर अब चिल्लाने लगी, हंसने लगी, रोने लगी। ये सब चीजें देखकर नंदिनी जी को तो पहले बहुत डर लगा, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया तभी कि उनको दिखाना नहीं था कि वो डर रही है। ये सब चीजें मुझे दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकती कि ये जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैं मतलब बहुत इमेजिन करती हूँ ये सब चीजों को। तो इमेजिन करते हुए मुझे इतना डर लग रहा था और मैं अपने आप को नंदिनी जी की जगह पे रख के देख रही थी कि अगर मेरे सामने मेरी ऐसी कोई सहेली ये सब काम करती है तो मेरी तो मतलब खत्म, मैं तो गई वहां पे। लेकिन नंदिनी जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो तब भी बहुत शांत थी और जोर जोर से वो मंत्र पढ़ रही थी। जो भी मंत्र उन्हें आते ना, उन्हें तो बहुत मंत्र आते हैं ना, वो पढ़ रही थी। ये हनुमान चालीसा, ये शिव शिव के ये मंत्र, बहुत सारी चीजें वो पढ़ रही थी जोर जोर से। और रूपा जी जो थी, जो अभी हंस रही थी उनके सामने में, कभी कभी रो भी रही थी, वो मच्छरदानी के सामने नहीं आ पा रही थी। मच्छरदानी के बाहर ही वो जितना काम कर रही थी सब मच्छरदानी के बाहर। कि तभी एकदम से 4 बज गए और रूपा जी चुपचाप नीचे गिर गई। तब नंदिनी जी ने एक चीज नोटिस किया कि जो खुशबू इतने समय तक उनके घर में फैली हुई थी ना, अब वो बदबू में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो खुशबू इतने दिनों तक नंदिनी जी के इर्द गिर्द घूम रही थी, मतलब इतने दिनों तक, पिछले मंडे से, सोमवार से जो खुशबू इतने समय तक उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, आज वही खुशबू बदबू में तब्दील हो चुकी है। और ये बहुत ही अजीब बात है कि सुबह के 4 बजे खिड़की दरवाजे सब बंद है, तो ये बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। नंदिनी जी तब भी अपने बिस्तर से निकली नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप थी, बिस्तर में बैठी हुई, कुछ यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस एकदम एकदम चुपचाप। उन्होंने क्या किया इसके बाद, जब करीबन 5 बज गए वो अपने बिस्तर से उतरी। पहले ही उन्होंने खिड़की दरवाजे जितने भी थे सब खोल दिए। वो बदबू जो है इतने वक्त से जो इधर उधर घूम रहा था ना, वो बदबू वो निकल गया। मतलब पूरा घर एकदम शांत हो गया। और उन्होंने रूपा जी के ऊपर पानी के कुछ छींटे मारे तो रूपा जी भी ऐसे जग कर उठ गए। लेकिन उनका जो गला था वो अभी डॉक्टर दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन हो चुका था। नंदिनी जी ने सब कुछ ठीक ठाक किया। अगले दिन, तब उसी दिन को वो मौलाना जी के वापस मतलब पास गई, मौलाना जी के साथ थोड़ा बहुत कंसल्ट किया, कहा कि क्या हुआ। तो मौलाना जी ने तब कहा कि वो जो जिन है उसने अभी
नंदिनी जी को छोड़ दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा। अगर नंदिनी जी को वो वापस से खुले बालों में देखती है, तो वो वापस आ सकता है नंदिनी जी के लिए। नंदिनी जी ये सुनकर अब खुश हुई, मतलब राहत की सांस ली। रूपा जी को उन्होंने पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था, वो देखने को गई। रूपा जी की कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ थी, वो सब लेके वो रूपा जी के साथ घर आ गई। घर आते देखा कि जीजी और जीजा जी दोनों घर में थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जीजा जी को और जीजी को ना कि आखिर बेकार में मतलब तकलीफ क्यों देना उन दोनों को। उस दिन जब नंदिनी जी घर में आई तो बहुत बारिश हुई। नंदिनी जी अपने खिड़की के सामने बैठकर मतलब सोच रही थी कि यार एग्ज़ाम तो निकला नहीं। ये जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत ख़ास था उनके लिए, क्योंकि उनको कभी ये सब समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब चीज़ें ऐसी भी होती हैं। मतलब ये लोग भी लोगों के साथ अटैच्ड हो पाते हैं। उनको तो ये जिनके बारे में कुछ ख़ास आइडिया ही नहीं होता था ना। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म होती है और ये किस्सा मेरे लिए अब तो बहुत डरावना था। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है और आप लोग के पास भी ऐसे किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। नीचे में इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ पे वॉइस नोट भी दे सकते हैं और लिख के भी दे सकते हैं। तो आज की कहानी इतनी तक। थैंक यू सो सो मच फॉर लिसनिंग। अगली कहानी मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।